Hi people, welcome back to my channel. So this is the fourth video for PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act 2002. तो हम लोग को स्टार्ट करना है विद अनदर टॉपिक एंड ये है ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ये जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी, कि रिपोर्टिंग एंटिटी को जो है वो कुछ वेरिफिकेशंस करवाने होंगे। तो अब उसी से ही रिलेटेड कुछ और ऑब्लिगेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है जो भी प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स हैं उसको रखना होगा एंड इन्फॉर्म करना होगा अबाउट द प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शंस डायरेक्टर को, जो भी अथॉरिटी अपॉइंटेड है इस एक्ट में। अब जो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट होते हैं पीएमएलए एक्ट में और उनके पास में अलग अलग पावर्स होती हैं। तो जैसी भी उनको अथॉरिटी होती है, रिपोर्टिंग एंटिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको वो इन्फॉर्मेशन दे। तो अब आ जाते हैं हम इस सेक्शन पे। दिस इज द सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन नंबर 12 ये कहता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी जो है ना उसको मेंटेन करने होंगे रिकॉर्ड्स। अब रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या हो गया, पूरी डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताई थी, इफ यू रिमेंबर। तो इसमें बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज एंड और भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो हम लोगों ने पूरा डेफिनेशन डिस्कस किया था। तो इसका सबसेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सबसेक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी को ना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। किसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा? सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स का। So it has to maintain a record of all the transactions, including the information that is relating to transactions that are covered in clause number B. तो clause number B में जो भी आपकी information है, वो भी जो related information होगी वो भी आपके cover होने चाहिए। तो सारे के सारे transactions का record रखना है और इस manner में रखना है that you are able to reconstruct individual transactions। ऐसा नहीं हो कि mix हो गए transactions, हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को आप इजीली जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाओ। अगर जैसे आगे जाके कभी इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी केस में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन गेट इट। ठीक है, इस तरह से हमको रिपोर्टिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह से उसको जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है। उसके बाद में दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, क्लॉज नंबर बी ये कहता है कि उसको फर्निश भी करनी होगी इन्फॉर्मेशन किसको? डायरेक्टर को, विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये वाला जो डायरेक्टर, ये कंपनी वाला डायरेक्टर नहीं है, ये वाला डायरेक्टर वो है जो आपका सेक्शन नंबर 5 में आया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 याद है आपको? पीएमएलए एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। सो दैट इज अबाउट द प्रोविजनल अटैचमेंट। तो जिसमें जो डायरेक्टर था, जिसने मतलब ये चीज निकाली थी और जिसने प्रोविजनल अटैचमेंट किया था, आई होप यू रिमेम्बर दैट। तो वहाँ वो वाला जो डायरेक्टर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो फर्निश करेगी डायरेक्टर को जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, और जो भी रिलेटिंग ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके बारे में भी बताएगा कि वो अटेम्प्ट हुए, एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए, उनका नेचर क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। उसके बाद में क्लॉज नंबर सी और डी आपके ओमिट हो गए हैं। देन क्लॉज नंबर ई जो है सेक्शन नंबर 1 का, वो बोलता है कि रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे जिसमें एविडेंस हो किसका? आइडेंटिटी का। किस किस की आइडेंटिटी? क्लाइंट्स की और बेनिफिशियल ओनर की, एज वेल एज जो भी अकाउंट फाइल्स और बिजनेस करस्पॉन्डेंस हैं क्लाइंट्स के रिलेटेड वो भी। ठीक है, तो अभी तक हमारा सबसेक्शन नंबर 1 में कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला है, इसने सिर्फ ये बोला है कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको रिकॉर्ड रखना है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को देनी है, और जो भी आइडेंटिटी वाली इन्फॉर्मेशन दी ना वो सारी की सारी भी स्टोर करनी है, और क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की ना कि सिर्फ आइडेंटिटी वाली एविडेंसेस बल्कि अकाउंटिंग फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो भी उनसे रिलेटेड है वो भी अपने पास में रखना होगा। अब उसके बाद में क्या ये रिपोर्टिंग एंटिटी को हमेशा रखना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर, अब इसके लिए ना दो जो है आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो जो सबसेक्शन नंबर 3 है वो ये बोलता है कि आपको जो भी ऑल ट्रांजेक्शन्स की, ऑल रिकॉर्ड्स की यहाँ पर बात हो रही थी, वो रखने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो मतलब ये जो क्लॉज नंबर ए में ये वाली बात हो रही थी ना इन वाले रिकॉर्ड्स की, तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी को कब तक इस रिकॉर्ड का मेंटेनेंस रखना है? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट से ट्रांजेक्शन हुआ है। किस किस के बीच में ट्रांजेक्शन होगा? क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। तो जो भी वो डेट है वहां से लेकर के 5 साल तक जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको रिकॉर्ड्स अपने पास में रखने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें
ई क्लॉज की, तो ई क्लॉज क्या बोल रहा था, ई क्लॉज ये बोल रहा था कि रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जिसमें आइडेंटिटी एविडेंस हो, आइडेंटिटी का एविडेंस हो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की, साथ ही में अकाउंट फाइल्स हो और बिजनेस करस्पॉन्डेंस हो जो भी क्लाइंट्स की हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमको कब तक रखनी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंटिटी को कब तक रखनी है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी को ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो रखनी है 5 years आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज एंडेड और द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। सो प्लीज मेक श्योर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी 5 साल, यहाँ पर भी 5 साल है, बट यहाँ पर ये चीज जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, और यहाँ पर है 5 years आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज एंडेड और द अकाउंट हैज बीन क्लोज। मतलब 5 साल, कब, किसके 5 साल, जब जो क्लाइंट है ना उसके साथ में जो बिजनेस रिलेशनशिप था क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी का वो एंड हो गया, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ही क्लोज हो गया है। तो उस केस में वहां से लेकर के 5 साल तक उनकी जो भी आइडेंटिटी होगी, बिजनेस फाइल्स होंगी और जो भी उनका डेटा होगा, अकाउंट फाइल्स होगी, वो उनको रखनी पड़ेगी। ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटी को रखनी पड़ेगी। उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है, सबसेक्शन नंबर 2 ये बोलता है ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना इस तरह से मेंटेन, फर्निश और वेरीफाई करी जाएगी ये किसी और पर्सन को ना पता लगे, अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जब तक किसी और लॉ में नहीं लिखा हुआ है तब तक जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद में आपका अनदर सबसेक्शन बोलता है एग्जम्पशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये एग्जम्पशन क्या है, किस चीज़ की एग्जम्पशन है, तो ये एग्जम्पशन ये है कि ये जो ऑब्लिगेशन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना रिपोर्टिंग एंटिटी की कि उसको ऐसे ऐसे करके इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास में मेंटेन करनी है, उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो नोटिफिकेशन निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो उसको एग्जाम्प्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये इन्होंने एक और पैराग्राफ दिया है, उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है ना उसको रिकॉर्ड रखने होंगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को उसकी नेचर एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग, एंड वेदर वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्राइज करते हैं कोई सिंगल ट्रांजेक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड क्या उनमें कोई कनेक्शन है, तो उस तरह से जो रिकॉर्ड्स हैं उसको रखना है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टर को बताई जाएगी, और डायरेक्टर के साथ साथ किसको बताई जाएगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को, तो जो भी अथॉरिटी है अंडर द एक्ट, तो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो मतलब इन्होंने ये बोला कि वही चीज़ इन्होंने अगेन रिपीट करी है, बस इन्होंने एक चीज़ें और ऐड कर दी कि डायरेक्टर के साथ में एफआईयू इंडिया मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को भी इंफॉर्मेशन जो है वो बताई जाएगी, एंड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो मेंटेन होंगे आइडेंटिटी वगैरह को वेरीफाई करके, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, एंड जो भी रिकॉर्ड्स हैं they should be maintained for a period of 5 years from the date of transactions or from the date of cessation of transactions between the client and the reporting entity। तो ये वही सारी चीज़ें हो गई जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी, बस इन्होंने एक चीज़ यहाँ और ऐड कर दी है कि डायरेक्टर के साथ साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। उसके बाद में आपका एक रूल 3 जो है वो ऐड हुआ है, और ये जो रूल 3 है ये क्या बोलता है, ये रूल 3 बात करता है बेसिकली उन ट्रांजेक्शन्स की जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर जो वो लोग बात कर रहे हैं ना वो उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। तो मतलब ये कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी को रिकॉर्ड्स रखने चाहिए उन कैश ट्रांजेक्शन्स की जिनकी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन करेंसी में है। ठीक है, उसके बाद में जो ऐसी सीरीज है कैश ट्रांजेक्शन की जिनका जो मंथ है मतलब टोटल जो मंथली टोटल है वो एक्सीड कर जा रहा है 10 लाख से, फॉरेन करेंसी में 10 लाख से मतलब एक्सीड कर जा रहा है। उसके बाद में जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स अब वो जहाँ पर भी फॉर्ज्ड है या फिर कोई भी काउंटरफीट करेंसी है या फिर बैंक नोट्स इस तरह से यूज हुए हैं कि जेन्युइनली वो यूज हुए हैं, या फिर कोई भी वहाँ पर फॉर्जरी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या कोई भी डॉक्यूमेंट है दैट हैज टेकन प्लेस फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शंस। तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन मतलब वो है तो फॉर्ज या फिर आप कह सकते हो काउंटरफीट करेंसी, बट उसको यूज ऐसे करा गया है कि वो जेन्युइन है, या फिर कोई भी आप कह सकते हो कोई भी यू नो फॉर्जरी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी है और जिससे वो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसका एक पर्टिकुलर आपको रिकॉर्ड जो है रिपोर्टिंग एंटिटी को जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस हैं
उनका भी क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वो जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो कैश में हुए हैं, वो डिपॉजिट्स हुए हैं, उसके विड्रॉवल्स हुए हैं, ट्रांसफर्स हुए हैं, तो इन सब का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। देन कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व करता है रिसीट फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो रिसीट्स हैं ये अगर 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं, 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है फॉरेन करेंसी में, तो भी जो मेंटेनेंस है वो रिपोर्टिंग एंटिटी को करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 इन्होंने एक ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब आपको एक वर्ड अभी आया था सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो कि रीजनेबल ग्राउंड देता है किसको, कि वहां पर कोई सस्पिशन है, मतलब वहां पर कोई, आप कह सकते हो शक वाली बात है। तो कोई भी मतलब आपको उस ट्रांजेक्शन को देखकर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो एक रीजनेबल ग्राउंड आपको मिल रहा है ऑफ सस्पिशन, एंड दैट इट में इन्वॉल्व प्रोसीड ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी मतलब स्केड्यूल्ड एक्ट है, स्केड्यूल है जो भी एक्ट का, तो आपको लग सकता है कि इसका यहाँ पर ऑफेंस हुआ है। उसके बाद में जो आपको लग रहा है दैट इज अपीयर्स टू बी मेड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ अनयूजुअल या अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत ही अनयूजुअल सा हो रहा है, ये जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है, ये हम नहीं वेरीफाई कर पा रहे, तो वो आपके सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गए। नाम से ही समझ आ रहा है ना, शक वाले जो ट्रांजेक्शन है। उसके बाद में appears to have no economic rational और बोनाफाइड पर्पस, मतलब उसका जो पर्पस है ना वो भी कैसा है, मैलाफाइड है, वो बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड का मतलब हुआ कि वो गुड फेथ में नहीं हो रहा है, या फिर वो गिव राइज करता है टू अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, कि वहां पर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। तो इस टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, दीज आर नोन एज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स। तो अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा किसको, बैंक को। उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज द सेक्शन नंबर 12A। तो 12A बात करता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन में क्या है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन में ये है कि जिस डायरेक्टर को रिपोर्टिंग एंटिटी ने इन्फॉर्मेशन दी थी ना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो वो जो डायरेक्टर है वो कॉल कर सकता है फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन नंबर 11A, या फिर आप कह सकते हो सेक्शन नंबर 12, या फिर कोई भी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मंगवा सकता है। तो यहाँ पर ये 11A, 12 सब सेक्शन 1 और ये 12AA सब सेक्शन 1, ये वही वाली इन्फॉर्मेशन हो रही है। 11A में भी आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स थे, देन 12 सबसेक्शन 1 में सारे के सारे रिकॉर्ड्स, एविडेंस वाले रिकॉर्ड्स, अकाउंट फाइल्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ये सारे रिकॉर्ड्स थे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला कि डायरेक्टर के पास में ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड्स को कॉल कर सकते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ उसको और चाहिए तो वो भी वो मंगवा सकता है। अब जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको फर्निश करके देना पड़ेगा डायरेक्टर को, जिस प्रिस्क्राइब टाइम, जिस प्रिस्क्राइब मैनर में डायरेक्टर ने उससे मांगा है, और इसको भी क्या रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो ये छोटा सा आपका था 12A। उसके बाद में 12AA बात करता है इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस की। तो इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस में क्या है कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी को जब वो कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कर रही है ना, तो उससे पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ही ज़्यादा उसको डिलिजेंस एक्सरसाइज करना है। तो डिलिजेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मतलब किस तरह से वो डिलिजेंटली काम कर सकता है। तो पहला काम क्या करेगा, वो आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा क्लाइंट्स की। ठीक है, तो वो जो भी क्लाइंट्स आपका स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। अब वो आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो 11A वाले हैं सब, उसमें आधार वगैरह है, या कोई भी उसको अगर और कोई मिलता है अच्छा वाला मेथड तो उससे भी वो कर सकता है। और अगर उस पर्सन के पास में इंटाइटलमेंट नहीं है कि वो आधार ले, मतलब इन्होंने पहले तो प्रायोरिटी यही दी है कि आप आधार एंड जो आपका TDF एंड OBS है, तो TDF एंड OBS यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म दे रखी है उसकी, दैट टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। तो ये वाला जो एक्ट है ना, तो इसके अंदर बेसिकली आपको ऑथेंटिकेशन करना है आइडेंटिटी का ऑफ आधार। ठीक है, ऑफ आधार आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करना है। और अगर आधार नहीं है सपोज उस क्लाइंट का, तो जो भी अदर मोड्स प्रिस्क्राइब्ड है उससे आपको क्या करना है, उससे आपको जो वेरिफिकेशन है वो करना पड़ेगा आइडेंटिटी का। उसके बाद में उसको कुछ एडिशनल स्टेप्स भी लेने हैं ये एग्जामिन करने के लिए कि कौन ओनर है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, एंड क्या जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं।
उसके बाद में उसको एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसने आइडेंटिफाई तो कर ली, एग्जामिन तो कर लिया, अब उसको रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा ना। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग एंटिटी को रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा कि क्या पर्पस है ट्रांजेक्शन्स का और क्या नेचर है ट्रांजेक्शन्स की, और कौन कौन सी जो पार्टीज है उनके बीच में क्या, मतलब आप कह सकते हो रिलेशन है। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर उनको ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना है। देन उनको क्या करना है, देन उनको ड्यू डिलिजेंस वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, तो पहले तो वो आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, तो आधार हो, आधार नहीं है तो अदर प्रिस्क्राइब मोड। उसके बाद में वो एडिशनल स्टेप्स लेंगे एग्जामिन करने के। एंड वो क्या करेंगे, एडिशनल स्टेप्स के साथ में एग्जामिन करने के क्या क्या देखेंगे, ओनरशिप देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे एंड सोर्स ऑफ फंड्स भी देखेंगे। और वो क्या देखेंगे, और वो रिकॉर्ड भी करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों हो रहा है वो ट्रांजेक्शन, क्या पर्पस है एंड क्या उसका नेचर है, क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है। उसके बाद में अगर जो क्लाइंट है उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी या उसने वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो फिर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो अलाउ नहीं करेगा उस स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन को। अब अगर कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन जो है आरओसी को ऐसा लगता है, सब सेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एकदम से तो उस ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर नहीं सकता। अगर उसने जैसे पहले की सारी चीजें दे दी हैं और उसमें रिपोर्टिंग एंटिटी को कुछ ऐसा नहीं दिखा था, तो उस केस में वो स्टॉप तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर मॉनिटरिंग को बढ़ा देगा। थर्ड वाला सबसेक्शन ये बोल रहा है कि उसको फ्यूचर मॉनिटरिंग, जो भी बिजनेस रिलेशनशिप उसका आगे चल के होने वाला है, उसको वो बढ़ा देगा। और ये वाली जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसको वो कब रखेगा, तो इसको भी अगेन वो 5 साल के लिए रखेगा। नाउ दिस इज अगेन द सेम फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब जो लोग ध्यान से सुन रहे हो उन्होंने एक चीज, एक वर्ड बहुत बार सुना होगा इस वाली सबसेक्शन में, इस वाली सेक्शन में 12 AA में मैंने बार बार भी बोला स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। तो व्हाट इज दिस स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ कोई भी अगर विड्रॉवल हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है एक्सीडिंग सच अमाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में एक्सीडिंग सच अमाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू का है, हाई वैल्यू इम्पोर्ट्स या रेमिटेंसेज हैं, या फिर कोई भी अदर ट्रांजेक्शन है जिसमें इंटरेस्ट जो है रेवेन्यू का, तो वो हाई रिस्क वाला है या टेररिज्म वाला है या मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, तो वो वाले सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप कह सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ऊपर अगर वो चीज क्रॉस हो रही है, तो आप कह सकते हो उस केस में रिपोर्टिंग एंटिटी को ज्यादा अलर्ट होना है। जैसे अगर आप कंसीडर करो अपने केस में या फिर एक नॉर्मल पर्सन के केस में, तो उसके लिए जितनी ज्यादा वैल्यू लैक्स की या करोड़ की होगी, उतनी वैल्यू उसके लिए हंड्रेड्स वाले या थाउजेंड्स वाले ट्रांजेक्शन की नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसकी भी अगर हम बात करें, तो जो बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन है वहां अगर गलती होगी तो वहां पर ज्यादा लॉस होने का चांस है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इस चीज के लिए बोला हुआ है, सेक्शन में ही इन्होंने बना रखा है कि बहुत ज्यादा आपको अलर्ट रहना है। देन उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 13 जो कि बात करता है पावर ऑफ डायरेक्टर टू मेक इंक्वायरी एंड इम्पोज फाइन। तो अभी तक डायरेक्टर क्या कर रहा था, सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, अब वो कुछ एक्शन भी तो लेगा ना। तो यहाँ पर पावर दी जाती है डायरेक्टर को कि वो चाहे तो वो जो है इंक्वायरी करवा सकता है या फाइन लगा सकता है। तो जो डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है, डायरेक्टर में ऑन इट्स ओन मोशन ऑन एन एप्लीकेंट मेड बाय और एन एप्लीकेशन मेड बाय, तो या तो वो क्या कर सकता है अपने खुद से, या फिर अगर उसको कोई एप्लीकेशन मिलती है तो वो क्या कर सकता है, वो अब वो एप्लीकेशन उसको किसके से मिल सकती है, तो एप्लीकेशन उसको कोई भी अथॉरिटी ऑफिसर या पर्सन दे सकता है। तो वो अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकता है, वो ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सॉरी इस चीज की वो इंक्वायरी करवा सकता है कि क्या रिपोर्टिंग एंटिटी ने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया है या नहीं किया है। ठीक है। तो डायरेक्टर या तो खुद से या उसको एप्लीकेशन मिलेगी तो इस चीज की क्या करेगा, वो इंक्वायरी निकलवाएगा कि क्या रिपोर्टिंग एंटिटी ने अपनी जो ऑब्लिगेशन थी उसको ठीक से कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अब उसके बाद में अगर इंक्वायरी चल रही है और जो भी नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है केसेस की, और डायरेक्टर इस ओपिनियन में है कि जो ऑडिट है अकाउंट्स का वो नेसेसरी है, तो फिर रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके अकाउंट्स हैं उसका क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। अब वो ऑडिट कैसे कराएगा, सीए उसको लेना पड़ेगा, ऑडिट तो सीए ही करता है ना।
तो ऑडिट के लिए रिपोर्टिंग एंटिटी को जाना पड़ेगा सीए के पास में। अब वो जो सीए होगा वो कहाँ से होगा? फ्रॉम द पैनल ऑफ अकाउंटेंट, फ्रॉम द पैनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहां से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल से वो सीए आएगा और वो जो है रिपोर्टिंग एंटिटी का ऑडिट करेगा। और जो भी इसका खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? वो उठाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज को आप जो है मार्क कर सकते हो। ऑल्दो जैसे मैंने इंस्पेक्शन वाले चैप्टर की वीडियो अपलोड करी थी ना, छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके अपलोड किए थे, उसमें तो सिमिलर वीडियो मैं इस चैप्टर की भी डेफिनेटली लेकर आऊंगी। बट स्टिल आप इसको हाईलाइट कर लो कि इसका खर्चा कौन उठाएगा? ना तो रिपोर्टिंग एंटिटी, ना तो क्लाइंट, बल्कि कौन उठाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगा। ये किस एक्सपेंस की बात हो रही है? ऑडिट एक्सपेंस की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद में अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है, अब वो नॉन कंप्लायंस कौन कर सकता है? या तो रिपोर्टिंग एंटिटी कर सकता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, मतलब कोई भी और कर सकता है। तो अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो क्या होगा? तो पहले तो जो है राइटिंग में वार्निंग दी जाएगी। अब ये डायरेक्टर के पास में इतनी पावर है कि ये पनिश कर पा रहा है, तो पहले तो वो क्या देगा? वार्निंग देगा, राइटिंग में वार्निंग देगा। अगर नहीं माने तो फिर वो फर्दर एक्शन लेगा। ठीक है, और वो क्या कर सकता है? वो कंप्लाई आपको डायरेक्शन भी दे सकता है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, यू हैव टू कंप्लाई। तो वो आपको क्या करेगा? डायरेक्शन देगा रिपोर्टिंग एंटिटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को, जिसने भी नॉन कंप्लायंस किया है, उसकी बात नहीं सुननी है डायरेक्टर की, तो उसको पहले तो वो वार्निंग देगा, दूसरा वो डायरेक्शन देगा कि स्पेसिफाइड जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके साथ में कंप्लाई करो। या वो ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि आप आपको रिपोर्ट्स भेजो, जिसके बेसिस पे मेजर्स लिए गए हैं वो रिपोर्ट आप मुझे भेजो। या फिर वो कुछ पेनल्टी भी लगा सकता है। तो ये सारी की सारी पावर जो है वो डायरेक्टर को दी जाती है। वार्निंग दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कंप्लाई करने के लिए, रिपोर्ट्स मांग सकता है, और पेनल्टी भी लगा सकता है। और ये जो भी कॉपी होगा ना ऑर्डर का, दिस विल बी फॉरवर्डेड टू हूम? दिस विल बी फॉरवर्डेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी, जो कि पार्टी है प्रोसीडिंग्स का। तो जो भी डायरेक्टर है वो जो भी ऑर्डर लेगा, तो वो हर रिपोर्टिंग एंटिटी को उसको फॉरवर्ड करना होगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक्ट गिव्स इम्यूनिटी टू द रिपोर्टिंग एंटिटीज, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर क्लॉज नंबर बी ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर बी क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था कि उनको जो है मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी जो है उसको डायरेक्टर को फर्निश करनी होगी इंफॉर्मेशन कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, एंड उसका क्या नेचर है। तो इसमें उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं होगा, कोई भी एक्ट इस चीज की इम्यूनिटी नहीं देता है कि जो डायरेक्टर है या जो भी एम्प्लॉय है वो क्या करे, वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मतलब उसकी चल रही हो, और उसके बाद में भी जो है वो मतलब फर्निश करता है। रिकॉर्ड तो ये जो सेक्शन नंबर 14 है, इसको मैंने गलत अभी आपको बता दिया था। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एक्ट है इम्यूनिटी देता है रिपोर्टिंग एंटिटी को, डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को अगेंस्ट एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर क्लॉज नंबर बी ऑफ सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1। मतलब कि जो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1 है उसमें जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि उस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप जो है डायरेक्टर को या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर या एम्प्लॉय के ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू कर दोगे। नहीं, ये एक्ट जो है इम्यूनिटी देता है, मतलब इनको एक सेफ्टी देता है कि ऐसा कोई भी एक्शन इन पे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में है सेक्शन नंबर 15, वेयर इज एज पर सेक्शन नंबर 15 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर सेक्शन नंबर 15 द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद आरबीआई प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड मैनर of maintaining the furnishing information by a reporting entity under section number 11A 12 subsection 1 12 double A subsection 1 for the purpose of implementing the various provisions। तो उन्होंने बोला है कि आप कोई भी इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई के साथ में, आरबीआई की कंसल्टेशन में आके आपको एक मैनर, एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको फॉलो करते हुए यू हैव टू मेंटेन एंड फर्निश द इंफॉर्मेशन। मतलब ये रिपोर्टिंग एंटिटी को जो है फॉलो करने पड़ेंगे जो भी सीजी और आरबीआई के प्रिस्क्राइब नॉर्म्स होंगे, फॉर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स होंगे फॉर द फर्निशिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आपका ये एपेलेट ट्रिब्यूनल का है, तो इसकी हायरार्की क्या होती है? हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, एपेलेट ट्रिब्यूनल, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले आपका ऊंचा सबसे होता है हाई कोर्ट। उसके बाद में आपका होता है
स्पेशल, देन appellate ट्रिब्यूनल, देन adjudicating अथॉरिटी। तो ये जो सेक्शन नंबर 48 है ये प्रोवाइड करता है फॉर द क्लासेस नेमली डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट एंड सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब है कोई भी एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसमें अपील हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पर ये अपील के लिए होता है, जिसमें अपील हम सुनते हैं, मतलब अपील जो कोर्ट सुनता है उसको एपेलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। देन एपेलेट अपील्स टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो सेक्शन नंबर 26 जो है, अब यहाँ से आपका एक तरह से ये सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन नंबर जो 25 है वो बात करता है जो ये वाला सेक्शन नंबर 25 बात करता है कि जो भी सेक्शन नंबर 12 है ना, स्मगलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट का, तो वो जो होगा, तो इसने मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल ने एक सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 में इस वाले एक्ट के कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और ये जो है अपील सुनने के लिए होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है। कोई भी ट्रिब्यूनल जो अपील सुनने के लिए होता है वो एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है। अब अपील्स होती कैसे हैं, तो कौन कौन कर सकते हैं, तो वो सेक्शन नंबर 26 में है। तो इसमें ये है कि जो भी अपील्स है ना, ये कोई भी डायरेक्टर करेगा, ये जो भी पर्सन अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो करेगा। या फिर वो कौन कर सकता है, कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी जो कि अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन नंबर 13 आप कह सकते हो। जो 13 वाला सेक्शन था ना कि नॉन कंप्लायंस अगर करा है जैसे किसी ने, तो कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने नॉन कंप्लायंस करा है, लेकिन रिपोर्टिंग एंटिटी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। जो सेक्शन नंबर 13 था वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना पावर्स के बारे में। तो उस केस में अगर जैसे सपोज डायरेक्टर ने रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कोई एक्शन ले लिया, तो उस केस में जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो क्या कर सकती है, अपील फाइल कर सकती है ट्रिब्यूनल को। या फिर ये अपील कौन कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है किससे, बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो उस केस में अपील फाइल हो सकती है। अब अपील का टाइम क्या होगा, अपील का टाइम होगा विदिन 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज रिसीव्ड। जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कॉपी आएगी उस केस में जो है अपील फाइल हो जाएगी। उसके बाद में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है। तो मतलब ये होता है कि जैसे कोई रीजनेबल ग्राउंड अगर है ये बिलीव करने का कि डिले हो गया, देरी हो गई, 45 दिन में हम अपील नहीं दे पाए, तो जनरली ये होता है अपील वाले केस में कि एक और मतलब वो मिल जाता है, जैसे 45 डेज और मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्डोनेशन है वो कॉन्डोनेशन तो अलाउड है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा लिमिट नहीं दिया है कि 45 दिन है या कितना दिन है। मतलब 45 दिन के बाद में भी अगर आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और जो ट्रिब्यूनल ने वो सेटिस्फाई होता है कि आपका रीजन वैलिड था, 45 दिन में, 45 डेज में आप अपील फाइल क्यों नहीं कर पाए, तो उस केस में वो आपकी जो डिले है उसको कंडोन भी कर सकती है। फिर उसके बाद में पासिंग एन ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जो भी पर्सन जाएगा उसकी एपेलेट ट्रिब्यूनल बात सुनेगा और फिर वो ऑर्डर पास करेगा, वो कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा या सेट करेगा, सेट असाइड करेगा। अगर मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सही करा तो वो कंफर्म कर देगा, और वरना वो उनके ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा। उसके बाद में ये जो भी कॉपी है ये जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, और जो भी पार्टीज हैं अपील की उनके पास में, और अगर कोई डायरेक्टर है तो उसके पास में भी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है टाइम, कितने टाइम में अपील वगैरह का प्रोसीजर होगा। तो इन्होंने बोला है वैसे तो जितना एक्सपीडिशियसली, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो, लेकिन वैसे इन्होंने एक टाइम दे दिया है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में सेक्शन नंबर 35 बताते हैं प्रोसीजर्स और पावर्स क्या है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में। तो इसमें जो है इनके पास में एक तो सारी की सारी वही वाली पावर्स हैं सिविल कोर्ट वाली। फिर उसके बाद में ये जो है ये फर्स्ट में इन्होंने दिया है कि ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है ना, ये जो भी प्रोसीजर्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 ने दिया है उससे बाउंड नहीं है। बस ये गाइड होता है बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस, ये किसी भी प्रोसीजर से बाउंड नहीं होता। फिर जो जो सिविल कोर्ट के पास में पावर्स है वो सारी इसके पास में पावर्स है। देन ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है ये एग्जीक्यूटेबल होता है एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। तो इसका मतलब हम इसको सिविल कोर्ट के समान मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का है यहाँ पर कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल दैट शैल बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो क्या होंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर होंगी। ओके, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी जिसका मतलब जो है वो इंडियन पीनल कोड में और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डीम करा है
to be a civil court for the purpose of section number 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure 1973. तो यहाँ पर इन्होंने वही पावर्स दिए हैं कि एक तो ये बाउंड नहीं है बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिर्फ गाइड होता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस से, देन सिविल कोर्ट वाली, देन ये डिग्री ऑफ कोर्ट है एंड यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। देन उसके बाद में डिसीजन के लिए क्या दे रखा है, तो सेक्शन नंबर 38 ने बता रखा है कि अगर जो मेंबर्स हैं या फिर जो बेंच हैं वो डिफर करती है किसी केस में, जैसे ट्रिब्यूनल के बारे में बात हो रही है जहाँ अपील हो रही है, तो उस केस में जो भी मेजोरिटी लोग होंगे ना उनका जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। लेकिन इन्होंने एक चीज यहाँ पर और दे दी कि अगर जैसे मेंबर्स के बीच में कोई भी डिफरेंस अगर है तो उस केस में वो चेयरपर्सन के पास में भी जा सकते हैं। तो वो चेयरपर्सन जो है वो सुनेगा सारे के सारे मेंबर्स को एंड उसके बाद में जो भी मेजोरिटी होगी ना अ, जो भी मेजोरिटी होगी उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। रुको मैं ये वाला ना लाइन से बता देती हूँ। इफ द मेंबर्स और बेंच कंसिस्टिंग ऑफ टू मेंबर्स डिफर इन ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब दो लोगों के बीच में वो लोग डिफर कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू अग्री टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो उस केस में दे शैल स्टेट द पॉइंट or points on which they differ and make a reference to the chairman, who shall either hear the points or points himself or refer the case on hearing of such points by a third member of the appellate tribunal। तो वो क्या कर सकता है, वो या तो खुद सुन सकता है या फिर वो किसी थर्ड मेंबर को अपीलेट ट्रिब्यूनल के रेफर कर सकता है, जो चेयरपर्सन है वो, जो चेयरमैन है वो। एंड सच पॉइंट और पॉइंट शेल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल who have heard the case including those who first heard it। तो मतलब इन्होंने पहले तो बोला कि अगर कोई भी बेंच में डिफरेंस है तो आप वैसे तो मेजोरिटी से कर लो, वरना आप रेफरेंस भी दे सकते हो चेयरपर्सन से। चेयरपर्सन या तो खुद डिसाइड कर सकता है या फिर वो क्या करेगा, मेंबर्स को दे देगा, और जिन मेंबर्स ने उसको पहले सुना था वो लोग भी उसमें काउंट होंगे। एंड जो भी फिर मेजोरिटी वाला डिसीजन होगा, अगर चेयरपर्सन ने भी ये कह दिया है कि मेजोरिटी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो, तो उस केस में जो भी मेजोरिटी का डिसीजन होगा दैट शैल बी फाइनल। उसके बाद में सिविल कोर्ट के पास में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर ये बोला कि कोई भी सिविल कोर्ट के पास में ये जुरिस्डिक्शन नहीं होगा कि वो कोई भी एंटरटेन कर पाए कोई भी सूट जो कि है अंडर एनी मैनर जिसमें कोई डायरेक्टर, अपीलेट ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एम्पावर्ड है, एंड वो कोई भी इंजंक्शन भी उसको ग्रांट नहीं करा जाएगा बाय एनी कोर्ट अदर अथॉरिटी और या फिर कोई भी एक्ट। तो मतलब सिविल कोर्ट का यहाँ पर कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके बाद में अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी क्या आप जा सकते हो कहीं पे। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पर एक हायरार्की दी थी, तो हायरार्की में इन्होंने क्या दिया था, हायरार्की में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर स्पेशल कोर्ट, देन हाई कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट में तो नहीं, लेकिन आप हाई कोर्ट में जाओगे सीधा किसके लिए, अपील के लिए। तो हाई कोर्ट जो है वो ज्यूरिसडिक्शन में होगी अग्रीव्ड पार्टी के लिए। और मतलब जो भी हाई कोर्ट जो अग्रीव्ड पार्टी का जहाँ रहती है, मतलब अग्रीव्ड पार्टी तो जो उसके जुरिसडिक्शन में होंगे उस वाले हाई कोर्ट में जो है वो जाया जाएगा, वहां पर जो है काम होगा। और जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही अग्रीव्ड पार्टी है ना, तो जो हाई कोर्ट होगा वो होगा विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ विच द रिस्पोंडेंट, और इन केस जहाँ पे अगर एक से ज्यादा रिस्पोंडेंट है तो एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन द बिजनेस वर्क। तो ये आप एमसीक्यू पर्पस के लिए कर सकते हो कि हाई कोर्ट कौन से जुरिसडिक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात हो रही है सेक्शन नंबर 42 की, वो ये हो रही है कि यहाँ पर जो भी पर्सन अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के साथ में भी अग्रीव्ड है वो अपील करेगा हाई कोर्ट को। अब यहाँ पर क्या हाई कोर्ट को अपील तो इन्होंने कर दिया, लेकिन क्या उसके लिए कुछ डेज है, तो हाँ इन्हें 60 डेज के अंदर अंदर जब इनको ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसके 60 डेज के अंदर अंदर इनको अपील करनी पड़ेगी। एंड दैट अपील शुड नॉट बी वेग, इट शुड बी ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है। और क्या यहाँ पर कोई कॉन्डोनेशन है डिले का, तो यहाँ पर अगेन अगर वो कोई सफिशिएंट कॉज की वजह से प्रिवेंटेड है, अपील नहीं फाइल कर पाए, तो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए एक लिमिट लगा दी है, दैट इज फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। मतलब आप अगर आप 60 + 60 120 डेज के बाद में भी आप अपील फाइल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जाओ भाड़ में, आप नहीं कर सकते अपील फाइल। ठीक है। तो फिर जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा दैट शुड बी फुल एंड फाइनल। ओके। अब यहाँ से जो है सेक्शन नंबर 43 से जो है ना वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगी। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली दिस चैप्टर विल गेट ओवर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अदरवाइज 2 पार्ट में हो जाएगा, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक ही लगेगा। बाकी लेट्स सी कि मैं कितना जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाती हूँ। ओके। सो आई एम एंडिंग दिस पार्ट फॉर हियर एंड होप कि ये हेल्पफुल है। ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल,
ये जो वीडियोस है ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कर रही हूँ क्रिएट, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट करेंटली। ठीक है, हो सकता है कि इन फ्यूचर जब तक आप इसको देखोगे लाइक कुछ मंथ्स के बाद में, तो मे बी तब तक मैं क्वालिफाइड हो जाऊँ। वेल अभी के लिए फिलहाल आई एम अ स्टूडेंट, एंड ये मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही बना रही हूँ। तो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो प्लीज़ अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज उससे मुझको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, एंगेजमेंट आ रहा है मेरे चैनल पे, सो आई शुड रिकॉर्ड मोर वीडियोस। ठीक है, सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट and I'll give you more and more videos. So ending the video here, and thank you so much.